क्या नीतियां अपनाई जाएं और कैसे जमीनी स्तर पर भी काम किया जाए, इसको लेकर विस्तार से इस बैठक में चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल उपसमिति की यह बैठक 12 बजे होगी। बड़ी खबर, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में यह मंत्रिमंडल उपसमिति की पहली बैठक 12 बजे से सचिवालय में शुरू होगी। और इस बैठक में कौन कौन शामिल रहेगा ये भी जान लीजिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य भी हिस्सा लेंगी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए देहरादून से जी मीडिया संवाददाता कुलदीप नेगी जुड़ गए हमारे साथ। कुलदीप, कोरोना काल में उत्तराखंड में कृषि उद्यान से जुड़ी गतिविधियों को कैसे रफ्तार दिया जाए, आने वाले दिनों में क्या क्या नीतियां अपनाई जाएंगी, क्या क्या अहम फैसले लिए जाएंगे, इस लिहाज से आज जो मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक होने जा रही है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं? दिव्यांश, अब राज्य सरकार का फोकस है कि किस तरीके से राज्य की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाया जाए। जिस तरीके से यह तय किया गया कि जितने भी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जो भी युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हैं और लगातार वो मांग भी कर रहे थे कि उन्हें उत्तराखंड वापस लाया जाए, तो सरकार ने उन्हें लाने का फैसला किया और अभी तक 1,75,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यह संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में अब सरकार की कोशिश है कि जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं युवा, और क्योंकि अभी तक मौजूदा स्थिति में कोरोना संक्रमण कब तक रहेगा, क्या भविष्य में अभी होगा, ये कुछ कह पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी युवा उत्तराखंड आ रहे हैं उनके लिए सरकार किस तरीके से रोजगार के अवसरों को सृजित करे, स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करे। इसके लिए एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दूसरा, एक समिति कैबिनेट दूसरा मंत्रिमंडल की एक उप समिति का गठन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जो है उन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया है। 2 राज्य मंत्री इसमें सदस्य हैं, मुख्य सचिव इसमें सदस्य हैं और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री इसमें सदस्य सचिव बनाए गए हैं। ये समिति ये अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद अपनी जो भी रिपोर्ट होगी वो सरकार को सौंपेगी। इसमें अध्ययन होगा विशेष करके कृषि क्षेत्र से, औद्यानिकी क्षेत्र से कि आगे भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हैं, लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में कितना नुकसान इस सेक्टर को हुआ है और अगर भविष्य में जो भी युवा यहाँ आ रहे हैं उनके लिए कोई योजनाएं बनाई जा सकती है तो क्या योजना बनाई जा सकती है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से भी हमारी बातचीत हुई है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब क्योंकि जितने युवा अभी तक आए हैं, जितने लोग अभी तक आए हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसके लिए ये कोशिश हो रही है कि ये इस सेक्टर को किस तरीके से उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का बनाया जाए। तो आज जो मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक होगी इसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी कि जो आर्थिक नुकसान लॉकडाउन के चलते हुआ है अब किस तरीके से उसकी क्षतिपूर्ति इन सेक्टर के जरिए हो, क्योंकि राज्य में ये एक महत्वपूर्ण सेक्टर कृषि का इस वक्त में है जिसके जरिए ये एक उम्मीद है कि जो लोग रिवर्स माइग्रेशन करके पहाड़ों में पहुंच रहे हैं तो उन्हें पहाड़ों में ही रोकने के लिए क्या योजना बनाई जाए। जी कुलदीप, बैठक में जब मंथन होगा, होमवर्क किया जाएगा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना ये तो चुनौती है ही, लेकिन किन किन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा उत्तराखंड की जनता के लिहाज से मैं सवाल पूछ रहा हूं, जरा इस पर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से, एक तो एग्रीकल्चर कृषि औद्यानिकी की इस सेक्टर में क्या हो सकता है, दूसरा डेयरी के सेक्टर में क्या हो सकता है, पशुपालन के सेक्टर में क्या हो सकता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जरिए किस तरीके से स्वरोजगार को बढ़ाया जा सकता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है, ये सेक्टर होगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के नाम से स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत की गई है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है वो उत्तराखंड में चलेगी, तो इसमें कोशिश ये की गई है कि किस तरीके से युवाओं को सरकार की तरफ से भी हाथ आगे बढ़ाए गए कि उनको किस तरीके से रियायत देते हुए स्वरोजगार से जोड़ा जाए और दूसरा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से एक और स्कीम लाई जाएगी। तो फिलहाल ये जो आज की बैठक है, इस बैठक में ये फोकस रहेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जरिए किस तरीके से रोजगार सृजित हो सकते हैं और यही वजह कि इसमें सहकारिता क्षेत्र में भी क्या उम्मीदें युवाओं के लिए राज्य में बन सकती हैं। ये तमाम सारे विषय इसमें होंगे, लेकिन सेक्टर जो प्राइमरीली इसमें होगा, इसमें
एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, सहकारिता होगा, पशुपालन होगा, उद्यानिकी होगा और भी ऐसे सेक्टर जो कि सीधे खेती से जुड़े हुए हैं, उन सेक्टर के ऊपर मंथन किया जाएगा कि वहां पर क्या संभावनाएं है ग्रामीण क्षेत्र में। कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर है जिस पर आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। क्या वो बड़ी खबर है, जनता के लिहाज से जानना बहुत जरूरी है। बड़ी खबर यह है कि दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के काम में अब तेजी आएगी। अब ट्रेन के जरिए दूर दराज के लोगों को लाने की तैयारी है। रेलवे अधिकारियों से चल रही है शासन स्तर पर अधिकारियों की बातचीत। केरल, महाराष्ट्र, गुजरात से बड़ी संख्या में प्रवासियों ने आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अब तक करीब 1,75,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो अब ट्रेनों के जरिए दूर दराज के लोगों को लाने की है तैयारी और इन्हीं तमाम तैयारियों को लेकर और अधिक जानकारी हमें देंगे जी मीडिया संवाददाता कुलदीप नेगी, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, त्रिवेंद्र सरकार का क्या एक्शन प्लान है आने वाले दिनों में, जिस तरह से दूसरे राज्यों में जो प्रवासी रह रहे हैं उन्हें उत्तराखंड लाया जा सके? अब ट्रेनों के जरिए लाने की बात निकलकर सामने आ रही है। ये तो पहले से माना जा रहा था। आने वाले दिनों में इसमें कितनी जो है क्या एक्शन देखने को मिलेगा और क्या कदम उठाए जाएंगे? दिव्यांश, सरकार ने जब से यह तय किया कि जो भी प्रवासी उत्तराखंडी दूसरे राज्यों में फंसे हैं लॉकडाउन के पीरियड में, अब उन लोगों को उत्तराखंड लाया जाएगा, तो उसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। और जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो पहले 61,000 के आसपास पहले दिन में रहे। उसके बाद ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया, 87,000 पहुंचा, उसके बाद 1 लाख के पार पहुंचा। आज की तारीख में ये जो आंकड़ा है 1,75,000 के आसपास ये पहुंच चुका है। और दिव्यांश, आने वाले दिनों में इस आंकड़े में और ज्यादा इजाफा हो सकता है। सरकार ने इसके लिए पूरे एक स्ट्रेटेजी रणनीति बनाई है। इसमें नोडल अधिकारी तय किए गए हैं और वो दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं। पहले जो कम दूरी के स्थान थे वहां से लोगों को लाने का सिलसिला शुरू किया गया। दिल्ली, गुरुग्राम से भी लोग उत्तराखंड लाए गए, हरियाणा से लाए गए, उत्तर प्रदेश से जो लोग फंसे हुए थे लॉकडाउन के चलते उन्हें लाया गया, राजस्थान से लाया गया, चंडीगढ़ से लाया गया और कोटा से भी जो स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए थे, जो उत्तराखंड के छात्र वहां पढ़ने जाते थे, उनको लाएगा। अब दूसरा स्ट्रेटेजी सरकार की यह है कि जो लंबी दूरी के जगह हैं, जैसे कि महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, केरल की बात कर लें, तो वहां पे भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें वहां से निकाला जाए। अब बसों के जरिए एक बड़ा चैलेंज वहां से हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो ऐसे में पहले मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री के साथ में बातचीत भी की थी। उन्होंने 12 स्पेशल ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया था। लेकिन अभी जो कल का एक अपडेट सामने आया है उसके हिसाब से मुख्य सचिव ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि दूसरे रेलवे के अधिकारियों के साथ में इस संबंध में बातचीत हो रही है। तो अभी जो बातचीत है वो आगे बढ़ी है। केरल से जो है वो लोगों को लाया जाएगा। इनकी संख्या तकरीबन 2,000 के आसपास है। त्रिवेंद्रम से ये ट्रेन चलेगी। इसमें रेलवे के अधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि जो अलग अलग स्टॉपेज, क्योंकि इकट्ठे वहां पे लोग नहीं है, तो अलग अलग स्टॉपेज में ट्रेन अगर रुक पाएगी तो उन लोगों को लाने में आसानी होगी। इसी तरीके से महाराष्ट्र से भी लोग लाए जाएंगे और गुजरात में जो लोग फंसे हुए वो लोग लाए जाएंगे। तो जो लोगों को लाने का सिलसिला है वो जारी है। इसमें सरकार ने तय किया कि आने वाले दिनों में और ज्यादा रफ्तार आएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने की कोशिश होगी। लेकिन लोगों को लाने के साथ ही विशेष ध्यान ये भी रखना होगा कि जो पूरी गाइडलाइंस जिस हिसाब से दी गई है उसे फॉलो करना होगा। जी कुलदीप, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तमाम जो नियम हैं उनका भी पालन करना है। कुलदीप, मैं अब आंकड़ों की बात करना चाहूंगा। जैसे कि जानकारी ये सामने आ रही है कि अब तक करीब 1,75,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सरकार के पास भी अपना एक आंकड़ा होगा कि करीबन कितने प्रवासी देश के तमाम राज्यों में अभी उत्तराखंड के फंसे हुए हैं। इसको लेकर कोई रफ आइडिया सरकार ने लगाया है, कोई जानकारी सामने आ पाई हो? देखिए, बिल्कुल लगाया है। इसमें केरल की अगर मैं बात करूं एग्जांपल, तो केरल में तकरीबन 2,000 के आसपास का जो फिगर है वो सरकार के पास में मौजूद है। इसी तरीके से अगर गुजरात की बात करूं तो वहां पे ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो फिगर है वो सरकार के सामने आए हैं। और क्योंकि अभी तक 1,75,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आगे चलेगी, तो ऐसे में जो फिगर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। गुजरात में भी 4,000 के आसपास का आंकड़ा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने वाहन, निजी वाहन से आने की अनुमति मांग रहे हैं, तो उस हिसाब से जो व्यवस्था है उनके लिए की जा रही है कि वो निजी वाहन के जरिए आए।
अभी कल ही गुजरात से तकरीबन 30 के आसपास जो पुरोहित थे वो एक बस, निजी बस करवा के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये जो फिगर है, जो ऑफिशियल डाटा अभी सरकार के पास में उपलब्ध है, जिन्होंने पंजीकरण करवाया है, वो 1,75,000 के आसपास है। और इसके अलावा उन लोगों का भी फिगर है, क्योंकि पासेस जारी होने के बाद ही लोग आ रहे हैं, तो लिहाजा ये जो फिगर, ये अप्रोप्रिएट फिगर सरकार के पास में आ रहा है। तो वो लोग निजी वाहनों के जरिए भी दिव्यांश यहाँ तक आ सकते हैं, इसके लिए परमिशन भी दी जा रही है। जी हाँ, ये अपने आप में गंभीर मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड की वो जनता जो अपने घर के सदस्य जो देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो कब उत्तराखंड वापस आएंगे। इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। अब सरकार ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, अब बारी है उसको इंप्लीमेंट करने की, क्योंकि करीब 1,75,000 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। कितने दिनों में इन तमाम प्रवासियों की वापसी होगी, ये देखना बेहद अहम होगा। कुलदीप, जानकारी और बातचीत के लिए आपका शुक्रिया।